हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने इसके इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में पहले आपको सिलेबस समझाया था, और सिलेबस समझाने के बाद से हमने बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअली में है क्या और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। चूँकि ये आप जो वीडियो आपने देखा था वो लगभग 1 महीने पहले देखा था, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से ये वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। तो अब आगे प्रयास करेंगे कि ये वीडियोज़ कंटिन्यूस आए और आप उसको अच्छे से समझें और अपना ज्ञान अर्जन करें। तो इस क्रम में आप देखोगे कि आज का जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज इन इंडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन से चैलेंजेज हैं कि जो आज की डेट में अपने देश भारत में जो सामना करना पड़ता है आए दिनों। तो इस क्रम में आप देखोगे कि इसमें टोटल इसको हम 5 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट जो है एक्सटर्नल पार्ट है, दूसरा पार्ट है डेवलपमेंटल डेफिसिट है, तीसरा चैलेंजेज जियोग्राफिकल चैलेंजेज है, चौथा सोशल चैलेंजेज है और पांचवा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेज हैं। जैसा कि आप इधर हमारा जो प्यारा भारत देश अगर जो आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो टोटल बॉर्डर एरिया की हम बात करें, जहाँ से हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ के चैलेंजेज हैं वो कौन कौन से हैं। इधर वाली पूरी जो पार्ट है वो पाकिस्तान वाली पार्ट है, इधर की जो पार्ट्स है ये आपका चाइना वाली पार्ट है, इधर के जो पार्ट्स हैं आप देखते हो म्यांमार का पार्ट्स है, और यहाँ पे बीच में जो पार्ट है बांग्लादेश का पार्ट है, और बीच में 2 बफर स्टेट्स की हम बात करें वहाँ पे आपका नेपाल है और भूटान है। यानी आप देख सकते हो कि इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं ये लगभग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी आपके पाकिस्तान से लेकर के और म्यांमार तक लगभग 4 से 5 मुल्क हैं जिनका आए दिनों क्या होता है, कुछ न कुछ थ्रेट्स हैं। वो थ्रेट्स कई रूपों में हैं, चाहे वो थ्रेट्स बाउंड्रीज़ को लेकर के हों, चाहे वो थ्रेट्स ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के हो, टेररिज्म को लेकर के हो, या और किसी भी तरीके के जो केसेस हों जिसके बेसिस पे आए दिनों सामना करना पड़ता है। और तीसरी एक समस्या आप इसमें देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हो जो कि पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं सदर्न इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम है। कोस्टल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ से भी जो है टेररिज्म के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस देखने को मिलते हैं। तो हम इन सभी पार्ट्स जो कि चैलेंजेस के रूप में हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो आप इसके पार्ट्स को आपको देखते हैं। तो पहला पार्ट इसका जो है आप एक्सटर्नल। तो याद रखिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सटर्नल पार्ट और डेवलपमेंटल डेफिसिट। यानी अगर जो हम इसके लेक्चर को बांट दें तो पहला पार्ट जो हो गया आपका एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा पार्ट जो हो गया डेवलपमेंटल डेफिसिट, तीसरा जो है जियोग्राफिकल चैलेंजेज हैं, चौथा जो है सोशल चैलेंजेज है और पांचवा जो है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेज है। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ एक्सटर्नल और डेवलपमेंटल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जो है चैलेंजेज कौन कौन से हैं। ये ऐसे चैलेंजेज हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बात करें कि जो नेबरिंग कंट्रीज जो हमने पहले ही बता रखा कि जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं आपके, ये आपका पाकिस्तान वाला पार्ट है, इधर जो है आपका चाइना वाला पार्ट है, यहाँ पे बीच में 2 नेपाल और भूटान वाले पार्ट हैं, इधर आपके म्यांमार वाला पार्ट है और यहाँ पे बांग्लादेश वाला पार्ट है। यानी ये नेबरिंग कंट्रीज हो गए। तो इन नेबरिंग कंट्रीज में जो इनस्टेबिलिटी है जो है, तो वो इनस्टेबिलिटी किन कारणों से है, किस किस रूपों में है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला हम बात करते हैं जो है अपने बगल के देश पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पाक। अब पाक के बारे में समझिए दोस्तों, पाक में किस तरीके से दिक्कतें हैं। पहली चीज़ तो वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की दिक्कत है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की मतलब क्या होती है, एक धार्मिक कट्टरता की हम बात करें या इथनिक क्लैसेस की बात करें। आए दिनों आप देखते होंगे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और कई तरीक़ों से क्या होता है कि यूथ के बीच में एक अनरेस्ट है, जिसके कारण से आए दिनों कुछ न कुछ जो क्लैसेस होती रहती हैं। इसके बाद से अगर जो आप देखोगे तो वहाँ पे
कम्युनिटी लेवल पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दिखेंगी। उसके बाद से काउंटरफिट करेंसीज के जो है आवागमन के वजह से, एक स्मगलिंग के वजह से, और सबसे बड़ा जो केस आपके आज की डेट में देखते हो कि जिसका उगड़ माना जाता है वो है टेररिज्म का केस। टेररिज्म में जैसे कि आप अक्सर हिजबुल की घटनाएं देखते रहते हो, हिजबुल मुजाहिदीन की घटनाएं देखते रहते हो। पास्ट में अगर आप देखो तो कुछ समय तक जो है लश्कर तैयबा का जो आतंक था, कहीं न कहीं कुछ तालिबान के भी इशूज़ भी देखते हो, जो कि बेसिकली तालिबान तो अफ़गानिस्तान के पार्ट्स में इसकी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ इसके आप गढ़ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसी केसेस जो देखते हो, तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये थ्रेट्स जो हैं इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें पाकिस्तान से एक और हमको प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है आए दिनों, वो है क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के। यानी जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं वहाँ पे जो किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, उसके पीछे कई कारण है। पहला तो उसका टोपोग्राफिकल फीचर है। वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं जिसमें, और जिसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीज फायर वायलेशंस काफ़ी वो लोग करते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं, और भी कई तरीके का आप देखते हो कि दिक्कतें यहाँ पे टोपोग्राफिकल फीचर की वजह से, रिलीजियस फीचर की वजह से, और भी कई चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। मेरा ये बताने के पीछे मकसद ये है कि आपको एक सिर्फ रफ डायग्राम में बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी कनेक्टिविटी अपने आंसर लिखने के लिए कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट पढ़ते समय आपको लगभग जियोग्राफी के नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से अपने बॉर्डर एरियाज को पहचान सको, कहाँ कहाँ पे। दूसरी चीज़, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ठीक, वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरीके से है। क्योंकि कोई भी जो थ्रेट्स जो होती है ऐसे ही पैरामीटर्स को देख करके होती है, और भी तमाम इसके पैरामीटर सोशल कारण भी हो सकते हैं। तो जैसा कि इसके पार्ट्स में आपको है, तो इसी में आप इसको समझ सकते हो। तो पहला आपका ये समझ लिया कि इनस्टेबिलिटी इन नेबरिंग कंट्रीज में और क्या क्या दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पाक के बाद अगर जो हम दूसरे साइड में देखें, बांग्लादेश की हम बात करें, पहली चीज़ तो दोस्तों क्या दिक्कत है बांग्लादेश बॉर्डर से। बांग्लादेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो रिवर्स आई हुई हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, कुछ बड़ी रिवर्स हैं, कुछ छोटी रिवर्स हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे एक तरीके से पोरस बॉर्डर है, ठीक। तो आसानी से यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो जाती हैं। यानी यहाँ पे टेररिज्म बहुत आसानी से हो सकता है, इलीगल माइग्रेशन आसानी से हो सकता है, फिर ट्रैफिकिंग के जो केसेस होती हैं वो आसानी से हो सकते हैं, ठीक। काउंटरफेट करेंसीज के जो आवागमन है वो आसानी से हो सकता है। इवन जो है सेक्स रैकेट्स की भी हम बात करें तो वो भी बहुत आसानी से यहाँ पे हो सकता है। तो होता ही है। तो इस वजह से आप देखते हो कि ये जो है एरिया काफ़ी वल्नरेबल है। दूसरा चीज़ कि आप देख सकते हो कि बांग्लादेश में आपने रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के। तो रोहिंग्या क्राइसिस जो बेसिकली रिलेटेड म्यांमार से है, लेकिन म्यांमार से क्या हुआ कि रोहिंग्या जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है, जो क्या हुआ कि जिनका माइग्रेशन मास लेवल पे हुआ, और मास लेवल पे तो इन लोगों का कहाँ माइग्रेशन हो करके किधर गए, ये बांग्लादेश के तरफ कुछ लोग गए, कुछ लोग आपके नॉर्थ ईस्ट के तरफ चले गए, कुछ लोग इंडियन टेरिटरी के किसी और पार्ट में चले गए। तो जिसके वजह से क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ ईस्ट के केस में आप देख रहे हो, वो है डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आ रही है। डेमोग्राफिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर जब नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि असम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। दूसरा चीज़ कि आपका नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो यहाँ पे इन लोगों का एक अपना डेफिनेट कल्चर है, एक आइडेंटिटी है, जिसको क्या है कि ये लोग जो माइग्रेट होकर के जा रहे हैं वहाँ पे, एक तो पहली चीज़ की माइग्रेट होकर जा रहे हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं प्रॉपर जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो जो है माइनॉरिटी में आ जा रहे हैं और ये लोग मेजॉरिटी में हो जा रहे हैं। तो आप आज के डेट में देखे होंगे लगभग 6 महीने पहले या 1 साल पहले एक बहुत बड़ा इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपने देखा होगा, NRC का इशू, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो इशूज़ था, ये भी हुआ कि इसके माध्यम से क्या था कि ऐसे लोग जो पर्टिकुलर यहाँ के नागरिक नहीं हैं, या मतलब किसी तरीके
तो उनको बाहर निकाला जाए और यहाँ के जो ओरिजिनल जो निवासी हैं उनको वो सभी सुख सुविधाएँ मिलें, उनको वो सभी अधिकार मिलें जो कि एक जो है भारतीय नागरिक को और अलग अलग प्रांतों के नागरिक को जो मिलती है या मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा क्या है कि रिसोर्सेज पे भी कब्जा जो है इन्हीं लोगों का है, जो माइग्रेंट लोग हैं। तो ये सबसे बड़ी आपको समस्या आपको देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ कि आपका जो बगल का जो पड़ोसी मुल्क है वो है म्यांमार। मैं पहले ही बता चुका म्यांमार से कौन सी प्रॉब्लम। म्यांमार के केस में आप देख सकते हो कि म्यांमार का पूरा बॉर्डर जो है अरुणाचल से लेकर के और यहाँ तक मिजोरम तक चलता है, और इसके नीचे जो है आप देख सकते हो कि डॉटेड लाइन से हमने बनाया है। तो ये अराकान योमा सीरीज होते हुए और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके बीच में क्लैशेस हुई जो है काफ़ी, और जो है बीच में आपने देखा होगा कि नागा समुदाय के बीच में काफ़ी क्लैशेस, और बीच में क्या है कि और भी कई तरीके की मिलिटेंसीज आपको देखने को समय समय पर मिली होंगी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, आप इसको देख सकते हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन जितने भी इलाके हैं आप देख सकते हो, चाहे इधर का इलाका हो चाहे इधर का इलाका हो, ठीक, और चाहे या इधर का इलाका हो, इन सभी जगहों पे अपने कुछ न कुछ जो है टोपोग्राफिकल जो है काजेज हैं जिसके वजह से क्या है कि ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद से दूसरा अगर जो हम देखें दूसरे पार्ट पे आते हैं तो इसमें चाइना इंटरेस्ट की बात करें, चाइना इंटरेस्ट की हम बात करें इन नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो लगभग हमारे सभी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसा कि आप पाकिस्तान वाली बात कर लो, आप यहाँ पे सीधे जो पाकिस्तान वाली बात के साथ साथ आप जो जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला रेंज है उसकी बात कर लो, आप यहाँ से भूटान वाले पार्ट पे बात कर लो, सिक्किम पे कर लो या अरुणाचल पे कर लो। इन सभी जगहों पे क्या है कि ये पूरे पार्ट जो है चाइना अपने सदर्न जो है पार्ट्स को मानते हैं, यानी सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत को मानता है। यानी अगर जो हम अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, एक छोटे से प्रदेश की बात करें, तो यहाँ की जो कंडीशंस है, यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या है कि इनकी लगभग कंडीशन दिखते भी उन्हीं के जैसे हैं, चाइनीज़ लोगों की तरह, कल्चर भी उनका सेम है। तो यहाँ पे क्या करता है चाइना, कभी कभी बीच बीच में वो जो है इतनी क्लासेस आपको देखने को मिलते हैं। और चाइना कभी कभी यहाँ पे क्या करता है कि स्टेपल वीज़ा का जो प्रोविज़न कर देता है, यानी इन लोगों को वीज़ा देने का प्रयास करता है और इनके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लाने की कोशिश करता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन सोवरेनिटी को खतरा होने का जो है डर बना रहता है हमेशा। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ जो भूटान वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है जिसको डोकलाम बोला जाता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ करके एक इशूज आया था। यानी यहाँ पे क्या था कि इसको ट्राई जंक्शन किस लिए बोलते थे कि पहली चीज़ की इंडियन टेरिटरी की हम बात करें, भूटान का बात करें और चाइना का बात करें, इन तीनों के पॉइंट पे एक जंक्शन हुआ है, जिसमें क्या था कि चाइना इस पार्ट्स को सीधे मानता था अपना जो है क्लेम, यहाँ पे कहता था कि ये सदर्न तिब्बत का पार्ट है। तो इस पे क्या था कि भारत सरकार जो है भूटान गवर्नमेंट के साथ मिलकर के और इसको बखूबी इस मामले को सॉल्व करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि भूटान के ज़्यादातर अफेयर जो है इंडियन गवर्नमेंट्स देखती है। ओके। तीसरा आप पार्ट देख सकते हो लद्दाख का पार्ट। लद्दाख का पार्ट में ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं LAC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, आप दो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैं अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको बताया हूँगा या आने वाले लेक्चर में आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। तो आप देखो तो एक होता है LAC का पार्ट, एक होता है LOC का पार्ट। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का मतलब होता है लाइन जो है ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ इधर वाले साइड में यानी पाकिस्तान बॉर्डर पे है और LAC जो है इधर अक्साई चीन वाले पार्ट पे है। तो अक्साई चीन वाला जो पार्ट है ये बेसिकली पाकिस्तान से जब हमारा बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय ये पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जो हमारा मतलब इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ या एक तरीके से कह सकते हो इंडिया पाक का युद्ध, तो उसमें पाकिस्तान ने इसको दे दिया था।
तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे सबसे बड़ा आज की डेट में आप करेंटली एक इशूज़ देख रहे होगे, उसमें एक पार्ट आता है गालवन वैली, बहुत ही रिसेंट न्यूज है। तो गालवन वैली में आज डेट में क्या है कि तमाम डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल रही है। क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो लद्दाख वाला पार्ट है, यानी लेह जो सिटी है, आप सिटी कह रहे हैं, ज़िला आप समझते हो जिसको, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम आपको देखने को आए दिन मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा जो सैनिक हैं डिप्लॉय हो चुके हैं यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे अपना हिस्सा बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है, उस लेक का आप नाम जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कौन सा लेक है जिसके कारण से विवाद जनरेट हुआ है। तो उस लेक को के नदन पार्ट को ये क्या है कि बताते हैं कि ये इनका हिस्सा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसी को लेकर के आज डेट में विवाद चल रहा, और इन्हीं के बीच में क्या है कि गालवन वैली है, उसी गालवन वैली को लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो मैंने कौन कौन से इश्यूज़ बताया, पहली चीज़ की अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट्स के बारे में बताया कि क्या क्या इसके इश्यूज़ हैं, दूसरी चीज़ की भूटान के इश्यूज़ को लेकर के बताया, और तीसरी चीज़ लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर के बताया। इसी क्रम में आप देखोगे कि तीसरा पार्ट है इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। तो इसके केस में आप देख सकते हो कि जैसा कि पहला कंडीशन मैंने बताया कि रिवर्स के कारण आप देखते हो कि बहुत सारे रिवर्स हैं, उनके ड्रेनेज पैटर्न इस तरीके के हैं जिसकी वजह से आसानी से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत इजीली हो जाता है, टेररिज्म के केसेस बहुत इजीली हो जाते हैं, और भी तमाम तरीके के जो केसेस हैं आपको देखने को मिलती हैं आए दिन, वो सभी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो बगल के जो स्टेट्स हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उसके डेमोग्राफी में काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलती हैं। तो इन चेंजेज की वजह से क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी जो वहाँ के लोकल ओरिजिनल पीपल्स हैं वो क्या होता है कि माइनॉरिटी में आ जाते हैं, और माइग्रेटेड लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे रिसोर्सेज का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और इनके वजह से क्या होता है कि आज की डेट में इनके जो इंडिजीनियस कल्चर है, जो कि यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, उनके जो है इंडिजीनियस कल्चर है, यानी स्वदेशी जो वहाँ की परंपराएं हैं वो धूमिल हो रही हैं। जैसा कि बोडो के बारे में आप देख सकते, बोडो असम वाला जो पार्ट्स में है, तो अक्सर ये क्या होता है नागा वाले पार्ट्स में आप देख सकते हो। तो इस मिजो वाले लोगों का देख सकते हो। तो ये लोग आए दिन क्या होता है, ये कुछ ना कुछ ये एग्रेशन करते रहते हैं। तो ये वाला पार्ट्स हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, आप देख सकते हो कि मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर में आप देखते हो क्या कि कम्युनल वायलेंसेस, पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। वो कम्युनल वायलेंसेस किसके बेसिस पे, वो जो है किसी कम्युनिटी के बेसिस पे आपको हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, और तमाम आप केसेस ऐसे देखते हो कि वहाँ पे पहली चीज़ की टूरिज़्म इंडस्ट्री वहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। तो आए दिनों क्या होता है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूथ जो है वो प्रॉपर रोजगार के श्रेणी में नहीं है। मतलब यूथ के अंदर क्या है कि भटकाव है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो इलिसिट एक्टिविटीज़ में काफ़ी भाग लेता है। जैसे कि आप पिलेट बम के बारे में देखा होगा, पत्थर फेंकना मतलब सैनिकों पे, या और भी कई तरीके की चीज़ें देखा होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यूथ को एक सही डायरेक्शन ना मिल पाने के कारण वो क्या होता है अपने डायरेक्शन से भटक जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ क्या है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पाई है। उसके कई कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी आप कह सकते हो कुछ लेवल तक, उसका टोपोग्राफिकल फीचर भी कह सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे जब तक आर्टिकल 370 का जो है ख़त्म नहीं हुआ था बाय द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, तब तक तो क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की खुद ही नहीं चाहती थी। इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा नज़रिया और नज़ारा दोनों आपको बदलते हुए दिखेगा, और दिख भी रहा है, तो आप ये समझ सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि अब हम इसके डेवलपमेंटल डेफिसिट वाले पार्ट्स पे आएंगे। हाँ दोस्तों, अब इसके हम दूसरे पार्ट्स को हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल डेफिसिट के बारे में देखेंगे कि पहला पार्ट आपने देख लिया, पूरी उसमें समझ में आ गई होंगी चीज़ों जो है। दूसरा पार्ट है डेवलपमेंटल डेफिसिट में। इसमें मेनली हमको दो पार्ट्स पढ़ने हैं दोस्तों। पहला क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं,
और दूसरा क्या है, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। पहले तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है। लेफ्ट विंग और राइट विंग दो तरीके के आइडियोलॉजी होती है जिसके बेसिस पे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। लेफ्ट विंग का मतलब क्या है कि जो बेसिकली माओ की विचारधाराओं को माने, यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली स्टेट्स को क्या मानते हैं कि ये नहीं मानते हैं। ये क्या होता है, कैपिटलिज्म को नहीं मानते, मानते हैं कि स्टेट का जो नेचर होता है एक्सप्लॉयटेटिव होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है स्टेट्स को नहीं मानते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं मानते हैं। इससे आए दिन आपको क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म की जो विचारधारा जो थी 60-70s के दशक में इंडिया में आपको देखने को मिली। कैसे, आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोलते थे नक्सलबारी। और यहीं से क्या हुआ कि नक्सली मूवमेंट की शुरुआत हुई। नक्सली मूवमेंट की शुरुआत का मतलब क्या था कि ये लोग बेसिकली क्या होता है, स्टेट्स को मानते नहीं थे, क्या कि स्टेट का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं मानते थे, कहीं इनका कुछ स्टेट के प्रति एंटी सेंटिमेंट्स हुआ करता था। तो इसकी विचारधारा जो है शुरू हुई लगभग 60 के 70 के दशक में। ऐसा क्या कारण था उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इस दशा में क्या था कि पहली चीज़ कि स्टेट को ये समझते थे कि स्टेट जो एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी पुअर्स और जितने ट्राइबल लोग हैं उनका क्या होता है कि एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही करता है। उनके जो एरियाज हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं जो है, वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसी करती रहते हैं और इन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। तो इस वजह से क्या था कि गवर्नमेंट्स और यहाँ के जो लोग थे, जो है सिटीजन्स थे, उनके बीच में एक अनरेस्ट डेवलप हो गया। अब बात आती है कि ये नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, इसके बेसिस पे जो नक्सलिज्म की जो विचारधारा कहाँ कहाँ तक पनपी, उस दशक में लगभग आप देख सकते हो कि 60-70 के दशक से लेकर के और लगभग 90 के दशक तक जो है ये शुरू हुआ वेस्ट बंगाल से, और शुरू होते होते छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, कुछ पार्ट्स आप बिहार का भी देखोगे, कुछ पार्ट्स यूपी के देखोगे, नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक होते हुए यहाँ पे काफ़ी पार्ट, और कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र का भी आप देखोगे, एमपी के भी कुछ पार्ट्स देखोगे। तो इन सब जगहों पे लगभग 10 से 12 स्टेट्स में ये क्या होगा, इनकी जड़ें जमा हो गई। और आप एक बेहद बहुत बड़ा केस देखोगे, छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे ज़िले हैं, जैसे सुकमा की हम बात करें और दंतेवाड़ा की बात करें, यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि आए दिनों नक्सली हमले होते रहते हैं। या पास्ट में आपने काफ़ी क्लेसेस देखी होंगी जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत से जवान ऑफिसर्स मारे गए। तो ये सबसे बड़ा एक थ्रेट आज के डेट में बन चुका है। हालांकि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है, जिसके वजह से क्या है कि इनकी संख्या काफ़ी कम हुई है, नक्सल एक्टिविटी काफ़ी कम हुए हैं और इनको मुख्य धारा में लाने के काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इनके पीछे सबसे खास कारण क्या था, क्या वजह थी कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीज्म की आइडियोलॉजी जो थी इतने चरम पे पहुंच गई, उसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला तो उनका नॉन फंक्शनिंग ऑफ स्टेट था। नॉन फंक्शनिंग ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या था कि उनके इलाके में जो भी फॉरेस्ट जहाँ पे हुआ करते थे जो है, वहाँ पे स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, इन सबको क्या होता है एक्सप्लॉयटेटिव मानते थे। और अक्सर क्या होता था कि इनके जो लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, इनको उखाड़ फेंकने का प्रयास करते थे। और पुअर लोग, चूँकि वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनकी ज़्यादा लिटरेसी रेट थी नहीं, इस वजह से क्या होता था कि उन्हीं लोगों को जो है अपना मसीहा एक तरीके से मान लेते थे, क्योंकि उनको त्वरित न्याय मिलता था। तो आप इसको देख भी सकते हो, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इनइफेक्टिव थी, या मतलब पहुंच पाने में सक्षम नहीं थी। तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी या आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। दूसरी चीज़ क्या है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप एक सबसे बड़ा केसेस हुआ करता था उसमें, आप देख सकते हो और आज भी है कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट जो लैंड जहाँ पे हैं, इन जितने पार्ट्स में आप देखोगे कि झारखंड वाला पार्ट में, ओडिशा वाले पार्ट में, तेलंगाना वाले पार्ट में, सीजी वाले पार्ट में, इन सब जगहों पे फॉरेस्ट एरिया जो है काफ़ी
डेवलप्ड है और इन्हीं फॉरेस्ट एरिया वाले पार्ट में क्या है, मिनरल्स हैं। अब इन मिनरल्स की वजह से क्या था कि इनका समय समय पे इनका दोहन करना, बड़े बड़े कंपनियों के माध्यम से बिडिंग निकालना और यहाँ पे दोहन करना, डैम बनाना, इन सब की वजह से क्या था, अल्टीमेटली वहाँ की पुअर पीपल्स को, वहाँ के ट्राइबल पीपल्स को विस्थापित होना पड़ता था, जिसके वजह से क्या था कि उनको बार बार विस्थापन होते होते क्या हुआ कि उनके अंदर गवर्नमेंट के प्रति एक एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट बन गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जो है एक देख सकते कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तीसरी चीज़ क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर्स, आप देख सकते हो कि पुअर तक लगभग वो गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाना, तो ये सब भी चीज़ें। और इनके पीछे भी क्या था कि अब इन्हीं जो नक्सलिज्म वाले केस में जो लीडर्स थे ये काफ़ी एक्टिव थे, जो कि माओ की विचारधाराओं से, यानी एक तरीके से माओ जो कि एक चाइनीज़ लीडर थे उनके विचारधाराओं से काफ़ी जो है प्रोत्साहित थे, जो क्या होता था कि कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं मानते थे और इनका समर्थन करने के लिए वो पुअर लोग, वो ट्राइबल लोग हमेशा साथ देते थे, जिनको त्वरित न्याय मिलता था। वो क्या होता था कि कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी होती थी, जैसे कहीं कोई डैम बन रहा हो, कोई हॉस्पिटल बन रहा हो, कोई स्कूल बन रहा हो, तो उसको क्या करते थे, हमेशा कोई सड़क बन रही हो उसको क्या होता था कि हमेशा रोकने का प्रयास करते रहते थे। तो ये क्या हुआ कि ये जो है कुछ हद तक जो है सफल भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथक प्रयासों के माध्यम से नक्सलिज्म की जड़ें अब काफ़ी हद तक कम हो गई हैं और आज भी इनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि इसका दूसरा पार्ट है कि इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, विद्रोह, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर आपको विद्रोह देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहली चीज़ तो जो है वहाँ पे मास लेवल पे माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम, किस कहाँ से जो है आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल से बात कह लो, चाहे आप भूटान की बात कह लो, भूटान को हम ज़्यादातर नहीं मानेंगे, नेपाल की बात कह लो, आप चाइना की बात कर लो, ऊपर वाले तिब्बत वाले पार्ट से, और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश वाला जो पार्ट है वहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है, ट्रैफिकिंग होती है और भी तमाम तरीके की एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या था कि वहाँ पर डेमोग्राफी को लेकर के खतरा था। खतरा का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वो एक तरीके से अपने आप को माइनर फील करने लगे, रिसोर्सेस पे इन बाहरी माइग्रेंट लोगों का कब्जा ज़्यादा होने लगा, जिससे उनको प्रॉपर जो सुविधाएं मिल पानी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनको तमाम जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपने क्या की आवाज़ उठानी शुरू की और वहाँ पे एक तरीके से सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन का जो है एक तरीके से उनमें उद्भव हुआ, मतलब कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होना, अपने लैंड के प्रति सजग होना। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि NSCN जो है, जैसे मतलब नागालैंड में आपने देखा होगा IMIK, इस तरीके की तमाम यूनियन बन गई, जो कि समय समय पे क्या हुआ कि अपने आप को एक सेपरेटिस्ट नेशंस की डिमांड करने लगे, मतलब एक अलग राज्य का डिमांड करने लगे कि हमें अलग किया जाए। तो इस तरीके से तमाम लेवल पे कई छुटपुट घटनाएं वहाँ पे होती रहती थी, तो वहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। तो दूसरी चीज़ क्या उनकी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी उनकी इथेनिसिटी की, मतलब इथनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की, और इनके जो कल्चर्स की। जैसे अब आप देखोगे तो यहाँ पे मिजोरम वाले पार्ट में मिजो कल्चर की हम बात कर लें, यहाँ पे नागा कल्चर की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश में कुछ अपना कल्चर था, और असम में आप बोडो कम्युनिटी की बात करो तो वहाँ पे इन लोगों का जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे रियून हो रही थी, किसके वजह से, इस मास माइग्रेशन की वजह से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सभी चीज़ें मिल करके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगातार थ्रेट क्रिएट कर रही थी। तो आप इन सभी पार्ट्स को जोड़ करके आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपका सिर्फ मैंने एक रफ डेटा बताया है, आप इसमें और पॉइंट्स और करंट अपडेट्स को लेकर के आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट सिर्फ आपको सिक्योरिटी मदद करेगा, ये जो पार्ट्स है आपका जो है इसमें एसए में भी बहुत मदद करता है। जैसे इस बार यूपीपीसीएस में 2018 के जो मेंस का जो पेपर था उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के एक एसए आया हुआ था। यानी अगर जो आपको लगभग पूरे बॉर्डर्स के बारे में जानकारी हो, यानी पाक के बारे में जानकारी हो, इधर आपके जो बाउंड्रीज हैं इसकी जानकारी हो, इधर की जानकारी हो, तो आप आसानी से जो है अपने आंसर्स को लिख सकते हो। मैप की पूरी जानकारी हो, कोस्टल जो वाले जो पार्ट हैं इसकी जानकारी हो, तो इन
के आधार पे आप लिख सकते हो। तो ओवरऑल हमने 2 पार्ट्स पे डिस्कस कर दी, इसके जियोग्राफिकल वाले पार्ट को, सोशल वाले पार्ट को और टेक्नोलॉजिकल वाले जो चैलेंजेज वाले पार्ट हैं, इसको हम दोस्तों अगले अपने लेक्चर में करने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है, और आपको कोई भी जो समस्याएं होंगी उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है। और ये लेक्चर्स अब इनकमिंग सीरीज में इसी तरीके से आपकी आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।